जयपुर शहर में उर्मिला अपने बेटे मोहन और बहू साक्षी के साथ रहा करती थी। उर्मिला अपनी बहू साक्षी को बहुत प्यार करती थी। एक रोज उर्मिला की बेटी नैना का फोन आता है। माँ, रिंकू की कुछ दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं तो मैं मायके आ रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है, तू जल्दी से आजा बस। उर्मिला फोन रख देती है और अपनी बहू साक्षी को आवाज लगाकर कहती है, साक्षी बहू, अरे ओ साक्षी बहू। जी माँ जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तेरी ननद का फोन आया था, वो आज शाम को घर आ रही है तो तू खाने में कुछ अच्छा बना देना। माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है? मैं नैना दीदी के मनपसंद दही भल्ले, शाही पनीर, नान और हाँ, मखाने की खीर बना दूंगी। जीती रह बहू, तुझ जैसी भाभी हो तो माँ को तो चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े। मम्मी जी, नैना दीदी वैसे भी यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक पाती हैं, उन्हें फुर्सत ही कहाँ होती है, तो यही तो दिन होते हैं जब वो आराम से रह सकती हैं। वैसे भी ससुराल में आराम ही कहाँ मिलता होगा उन्हें। सही कहा बहू, बेटियों को तो मायके में ही आराम मिलता है, ससुराल में तो उन्हें जिम्मेदारियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मायके आकर ही वो आराम कर पाती हैं। शाम को साक्षी अपनी ननद के लिए सारे पकवान बनाकर तैयार कर लेती है और फिर कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। तभी पीछे से नैना रिंकू के साथ घर आ जाती है। उर्मिला उसके लिए कोल्ड ड्रिंक और नमकीन लेकर आती है। कैसी है मेरी बेटी, ठीक तो है ना? और ये हमारा नटखट रिंकू ये कैसा है? हम ठीक है माँ, लेकिन ये सब तुम क्यों लेकर आई हो? वो महारानी, मेरा मतलब भाभी कहाँ है? बेटा वो घर पर ही है, वो कपड़े बदलने गई है। तभी साक्षी आ जाती है और नैना के पैर छूती है। पाए लागू दीदी, कैसी हैं आप और घर पर सब कैसे हैं? हाँ सब ठीक है, पर ये बताओ आप कहाँ थी? हमारे लिए नाश्ता पानी भी मम्मी लेकर आई है। ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि बहू के होते हुए सास काम करे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, वो रसोई का सारा काम निपटा कर कपड़े बदलने गई है, और इसमें क्या बुराई है अगर वो कपड़े बदलने चली गई तो? मेरी बहू सारा काम खुद ही करती है। अपनी माँ के मुंह से भाभी की तारीफ सुनकर नैना चुप हो जाती है। कुछ देर बाद साक्षी अपनी ननद के लिए उसकी पसंद का खाना परोसती है। खाकर बताइए दीदी कैसा बना है? ठीक ही है, लेकिन मेरे हाथों जैसा स्वाद है नहीं इसमें। ऐसी बात नहीं है नैना, साक्षी बहुत अच्छा खाना बनाती है, और तुमने भी तो शादी के बाद ही खाना बनाना सीखा था ना। नैना अपनी भाभी के हर काम में नुक्स निकालती, लेकिन उर्मिला को अपनी बहू की बुराई पसंद नहीं आती और वो हर वक्त उसकी तरफदारी ही करती। नैना कुछ दिन वहीं रुकती है। फिर एक रोज वो सब शॉपिंग पर जाते हैं तो साक्षी जीन्स टॉप पहनकर जाती है। मार्केट में उर्मिला की सहेली आशा मिलती है। हाय उर्मिला, ये क्या कपड़े पहन रखे तेरी बहू ने? बहुएं तो बस सूट सलवार और साड़ी में ही सही लगती हैं, ये सब इन्हें शोभा नहीं देता। क्यों, इनमें क्या बुराई है? जब मेरी बेटी पहन सकती है तो बहू क्यों नहीं? और मेरी बेटी भी तो किसी के घर की बहू ही है ना। ये बात सुनकर आशा चुप हो जाती है। सही कह रही हो आशा आंटी आप, माँ ने ना भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। साक्षी को अपनी ननद की ये बात चुभती तो है, लेकिन वो चुप रहकर सब सह लेती है। फिर वो सब शॉपिंग करने लगती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी साड़ी है, सोच रही हूँ रमा के बेटे की शादी पर इसे ही पहनूं। हाँ माँ, सचमुच ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। ऐसा करो, मुझे भी एक दिलवा ही दो। कितने की है भाई साहब? माँ जी बस 5,000 की। लेकिन मेरे पास तो बस 5,000 ही हैं। हाँ तो माँ इसे मुझे दिलवा दो, वैसे भी तुम्हारी अब कोई उम्र थोड़ी है इतनी भारी साड़ियाँ पहनने की। अच्छा एक काम करो भाई साहब, एक ही पैक कर दो, मैं किसी और दिन ले लूंगी। वो जब घर आते हैं तो साक्षी अपनी सास के पास जाती है और उसे वही साड़ी देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, रमा आंटी के बेटे की शादी में आप इसे ही पहनना। लेकिन बहू, मोहन ने तुझे 5,000 ही दिए थे शॉपिंग के लिए, और तू मेरे लिए उनसे साड़ी ले आई। हाँ तो क्या हुआ माँ जी, मैं पहनूं या आप, एक ही बात है, मैं अपने लिए बाद में कभी ले लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज उर्मिला की तबीयत काफी खराब हो जाती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है। देखिए इनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर आपने जल्द से जल्द किडनी का इंतजाम नहीं किया तो इनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। आप इनकी बेटी हैं क्या? जी। अगर आप चाहें तो आप इन्हें एक किडनी दान कर सकती हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी मेरी उम्र ही क्या है और मेरा बच्चा भी अभी छोटा है। आप भैया से पूछो, ये भी तो उनके बेटे हैं। ये तुम क्या कह रही हो नैना? मैं एक फौजी हूं और मेरे लिए पूरी तरह मेडिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसी तरह दोनों भाई बहन अपनी अपनी किडनी देने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद साक्षी डॉक्टर से कहती है,
डॉक्टर साहब, मैं माँ जी को अपनी किडनी दूंगी। वो मेरी सास होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी हैं जो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। वो इस दुनिया की सबसे प्यारी सास हैं और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। आप ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए। सचमुच सास बहू के लड़ाई झगड़े तो बहुत सुने थे, लेकिन सास बहू का ये अनोखा रिश्ता, उनकी ये अनोखी दोस्ती पहली बार देखी है। साक्षी अपनी सास को अपनी एक किडनी दे देती है। कुछ दिनों में ही उर्मिला ठीक होकर घर आ जाती है। आज मेरी बहू ने जो मेरे लिए किया है वो तो मेरे सगे बच्चे भी मेरे लिए नहीं कर पाए। जीती रह बहू, तू तो मेरे बेटे बेटी से भी बढ़कर है मेरे लिए। जब सास माँ बन जाए तो बहू को भी उसकी बेटी बन जाना चाहिए। मैंने तो अपना वही फर्ज पूरा किया है। नैना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफी मांगती है। हम बहुत खुश नसीब हैं साक्षी, जो तुम इस घर की बहू बनी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन जो आपने माँ के लिए किया वो तो मैं बेटी होकर भी नहीं कर पाई। सचमुच आप दोनों सास बहू की अनोखी दोस्ती इस दुनिया के सब रिश्तों से परे है। अनुपमा अपने इकलौते बेटे उदय के साथ चंडीगढ़ शहर में रहती थी। उदय एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, जहां उसे सौम्या नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। सौम्या अनुपमा की इकलौती बहू है और वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, जबकि अनुपमा के लिए सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है। लेकिन फिर भी अनुपमा एक बहुत अच्छी सास है जो अपनी बहू का हर कदम पर साथ देती थी। उदय और सौम्या की शादी को भी कुछ महीने ही हुए थे, जिस कारण घर के सारे हिसाब किताब उदय ही करता था। एक बार उदय को किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है, तो वो घर के हिसाब किताब की जिम्मेदारी सौम्या को दे जाता है। उसके जाने के बाद सारा हिसाब किताब सौम्या ही देखती है। शादी के 3 महीने बीत जाने के बाद भी सौम्या को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी सास अनुपमा को जरा भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, और ना ही कभी उदय ने सौम्या से इस बारे में जिक्र छेड़ा। एक बार जब सौम्या को घर का राशन पानी लेने बाजार जाना होता है, तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं राशन लेने जा रही हूँ। अगर पीछे से दूध वाले भैया अपना हिसाब लेने आए तो आप उन्हें तिजोरी से 2000 रुपए दे देना। हाँ हाँ बहू, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं दूध वाले का हिसाब कर दूंगी। अनुपमा इस उम्मीद में अपनी बहू की बात मान जाती है कि उसने अलमारी में गिनकर ही पैसे रखे होंगे, जिन्हें वो निकाल कर दूध वाले को दे देगी। थोड़ी देर बाद सौम्या बाजार चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद उनके घर की घंटी बजती है। राम राम मेम साहब, मेरे पिछले महीने का हिसाब दे दो मेम साहब। हाँ हाँ, यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। अनुपमा दूध के पैसे लेने कमरे में जाती है और जैसे ही तिजोरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 1000 रुपए कितने होते हैं? शायद बहू ने दूध के पूरे पैसे ही रखे हैं। एक काम करती हूँ, ये नोट की गड्डी दूध वाले को दे देती हूँ। जितना भी हिसाब होगा वो अपने आप देख लेगा। अनुपमा 2000 से ज्यादा पैसे ले जाकर उसको दे देती है और कहती है, अरे रामलाल, ये लो, और एक बार मुझे ये पैसे गिनकर बता दे। अगर ज्यादा हो तो मुझे लौटा दे और कम हो तो वो भी मुझे बता दे। रामलाल ये बात भली भांति समझ जाता है कि अनुपमा एक अनपढ़ औरत है और उसे पैसों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर वो कहता है, माँ जी, पैसे पूरे हैं, मेरे इतने ही पैसे थे। और हाँ, बहुरानी से कह देना आज तक का मेरा पूरा हिसाब हो गया है। अच्छा। इतना कहकर रामलाल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सौम्या बाजार से आती है और अपनी सास से कहती है, सॉरी माँ जी, मुझे बाजार से लौटने में देर हो गई। आज बाजार में भीड़ ही इतनी थी कि क्या कहूँ। अच्छा माँ जी, क्या दूध वाले भैया अपना हिसाब ले गए? आपने उनका हिसाब कर दिया? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और हाँ, मैंने दूध वाले का हिसाब कर दिया है। वो कह रहा था कि उसका अब तक का सारा हिसाब हो गया। फिर भी तुम एक बार तिजोरी देख लेना कि कहीं पैसे कम तो नहीं हुए। इसके बाद सौम्या आकर अपने कमरे में जाती है और तिजोरी खोलकर देखती है तो वहां पैसे कम होते हैं। वो आकर अनुपमा से पूछती है, माँ जी, आपने पैसे किसी और काम में भी खर्च किए हैं क्या? वहां से पैसे जरा ज्यादा निकले हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने कहीं पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए, क्योंकि तिजोरी में पैसे 1000 रुपए से ज्यादा निकले हैं। अगर आपने किसी काम में खर्च किए हैं तो कोई बात नहीं, ये आपका भी तो पैसा है। सौम्या की बात सुनकर अनुपमा सोचती है, हे राम, कहीं मैंने दूध वाले को पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए। फिर वो घबराते हुए अपनी बहू सौम्या से कहती है, सच कहूँ बहू, तो मुझे पैसे गिनने नहीं आते और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरे लिए तो सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है। मुझे लगा कि तुमने दूध के पैसे गिनकर रखे होंगे, सो मैंने उठाकर उसको दे दिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रामलाल मुझसे ही दगा कर जाएगा। मैंने तो उस पर कितना भरोसा किया था। पता नहीं आज मुझे अनपढ़ के कारण तुम्हारा कितना नुकसान हो गया होगा। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? पैसे दूध वाले को ही ज्यादा गए ना, कोई बात नहीं।
अगले महीने के हिसाब में लगा दूंगी। लेकिन माँ जी एक बात बताइए, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप ये बात मुझसे कह देती। आप जानती हो जब उदय ने मुझे ये हिसाब किताब दिया तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हिसाब किताब मुझे मिले। मैंने जब उदय से कहा तो उन्होंने कहा कि हिसाब किताब तुम संभालना। फिर मैं मना नहीं कर पाई और न ही मुझे ये पता था कि आपको पढ़ना नहीं आता। अब सौम्या के मन में ये इच्छा जाग जाती है कि वो अपनी सास को पढ़ना लिखना सिखाएगी, इसलिए वो ऑनलाइन ऐसे स्कूलों को ढूंढने में लग जाती है जहां उनकी उम्र की महिलाओं को पढ़ाया जाता है। कुछ दिनों तक तलाश करने के बाद सौम्या को ऐसा एक स्कूल मिल भी जाता है। उदय, मैंने ऑनलाइन एक ऐसा स्कूल ढूंढा है जहां माजी की उम्र की औरतों को पढ़ाया लिखाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि माजी भी स्कूल में जाएं और पढ़ना सीखें। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है सौम्या, लेकिन क्या माँ इसके लिए तैयार होगी? मैं कुछ नहीं जानती उदय, आप किसी भी तरह माजी को मना लो। उदय अपनी माँ से बात करके उन्हें स्कूल जाने के लिए मना लेता है। फिर वो दोनों जाकर अनुपमा का एडमिशन करवा देते हैं। अगले दिन उदय अनुपमा को स्कूल छोड़ आता है। कुछ दिन स्कूल में पढ़ने लिखने के बाद अब अनुपमा को पढ़ना लिखना आ जाता है। फिर एक दिन दूध वाला अपना हिसाब लेने आता है तो सौम्या अपनी सास को आवाज लगाकर कहती है, माँ जी जरा एक बार दूध वाले का हिसाब कर देना, मैं रसोई में कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है बहू, तुम अपना काम निपटा लो, तब तक मैं इस दूध वाले को निपटा कर आती हूँ। फिर अनुपमा पैसे लेकर जाती है और दूध वाले से कहती है, रामलाल, तुमने मुझसे अनपढ़ समझकर पैसे ठगे थे। तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारी ईमानदारी पर मैंने कभी शक नहीं किया। वो तो भला हो मेरी बहू का जिसने मुझे सच सच बता दिया। मैं तो खामखा तुम्हें ईमानदार समझ रही थी। आज के बाद अगर कभी किसी हिसाब में गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब, इतने नोट देखकर मैं लालच में आ गया था, इसलिए झूठ बोल दिया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अनुपमा आंखों में आंसू लिए रसोई में आती है और अपनी बहू से कहती है, सौम्या बहू, आज सिर्फ तुम्हारे कारण मुझ में इतनी हिम्मत आई जो मैं ये हिसाब कर पाई। आज मुझे पढ़ाई की अहमियत समझ आ गई बहू। पढ़ाई करके जो आत्मविश्वास और समाज में इज्जत मिलती है उसका भी अपना ही मजा है। तू मेरी बहू नहीं बेटी है बेटी। भगवान तुझ जैसी बहू हर किसी को दे। माँ जी, ये सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है जो आपने समाज की परवाह किए बिना अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुझे गर्व है कि आप मेरी सास हैं। दोनों सास बहू आंखों में खुशी के आंसू लिए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं।